नमस्कार साथियों, लो आ गए फिर हम एक और वीडियो लेके जो है मिडिवल हिस्ट्री। कौन सी है ये? मिडिवल हिस्ट्री। और ये मिडिवल हिस्ट्री की वन शॉट वीडियो रहने वाली है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया। मॉडर्न कवर कर ली है, ये दो पार्ट में की है, 1 और 2। दो पार्ट आप अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा। फिर हमने कवर की है एंशियंट, क्योंकि ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिडिवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडिवल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल 2025 में। ठीक है, तो इस वजह से जो एंशियंट और मॉडर्न वाला पार्ट है वो ज्यादा वेटेज रखता है कंपेयर टू मिडिवल हिस्ट्री। तो अब हम शुरू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। आपका साथ चाहिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। बाकी हम बाद में बात करते हैं, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच रीजन डिड बाबर फर्स्ट कॉन्कर ड्यूरिंग हिज इनिशियल कैंपेन इन इंडिया? भारत में अपने प्रारंभिक अभियानों के दौरान बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? पानीपत, लाहौर, सियालकोट या फिर भेरा? तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं बाबर कहाँ जन्मा था। बाबर जन्मा था उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर जन्म था इसका? उज्बेकिस्तान में। तो ये कहाँ से एंटर किया था? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से एंटर किया था भारत के। ठीक है, जब यहाँ से एंटर किया तो इसने सबसे पहले ये वाले रीजन, अब धीरे धीरे किसकी तरफ, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था। तो इसने सबसे पहले जो रीजन, यहाँ पर मान लो इंडस रिवर है। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर, इंडस नदी, सिंधु नदी। हिंदी में से क्या कहा जाता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद झेलम नदी के पास एक टाउन बसा हुआ था जिसका नाम था भेरा। क्या नाम था? भेरा। इसको कॉन्क्वेस्ट किया और इससे इसको क्या फायदा हुआ? जो सप्लाईज थी, जो वेपन सप्लाई है या अगर हम बात करें फूड सप्लाई है, एक तरीके से उसने ये चेन स्थापित कर दी। अब सीधे यहां से ये अंदर अपने एक्सपेडिशन शुरू कर सकता था। कौन? बाबर। तो इसने सबसे पहले किसको कॉन्कर किया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, वो थी भैरा। और ये कब की थी इसने? तो ये की थी इसने 1590-20 के आसपास। ठीक है, तो ये बात हो गई बाबर के पहले कॉन्क्वेस्ट के बारे में। थोड़ा हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो है जहीरुद्दीन। ये एग्जाम में आता है, ये नाम पूछा गया है, जहीरुद्दीन महमूद, या कह ले मुहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये किसका नाम है? ये बाबर का नाम है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। और ये मात्र 11 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बना। कहाँ का शासक बना था ये? फरगना का शासक बना था। कलर का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। पेन का कलर हम रखेंगे रेड। तो फरगना का शासक बना था 11 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में। पर वहां पर जो और उज्बेक्स थे उन्होंने अटैक किया और इसे भगा दिया मारकर। छोटा था तो उनको ऐसा लगता था ये राज करने के लायक नहीं है। इवन अगर मैं बाबर की बात करूं तो इसकी लीनिएज एक साइड तिमूर से थे, यानी तिमूर राजवंश से भी था, और ये गेंगिस खान यानी चंगेज खान के घराने से भी संबंध रखता था। जो इसकी माता थी वो गेंगिस खान की साइड से थी और तिमूर साइड से इसके फादर थे। तो दोनों का ब्लड इसमें था, किसमें? बाबर का। और दोनों ही आप जानते हो जो फॉरेन एक्सपीडिशन है उन दोनों में माहिर थे, तो ये भी क्यों नहीं माहिर होता। तो इसने भी एक्सपीडिशन शुरू किया। इसने काबुल को अपना गढ़ बनाया। बंकर कहाँ बनाया इसने? काबुल में, 1504 में। और कहाँ की तरफ एक्सपीडिशन शुरू किया इसने? भारत की तरफ। इसको जो है सबसे पहले इनवाइट किसने किया था? तो इसको इनविटेशन भेजा था। इनविटेशन। भारत में किसका राज हो रहा था? भारत में राज चल रहा था उस टाइम पे लोधी वंश का। और लोधी वंश से भी कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी राज कर रहा था भारत पर। ये दिल्ली सल्तनत का था। तो इसका एक गवर्नर था। ये पंजाब रीजन में, ये भेरा पंजाब रीजन में। तो ये पंजाब रीजन है ना, यहाँ का एक गवर्नर था, वो बड़ा दुखी था इससे। किससे? इब्राहिम लोधी से। और रिश्तेदार भी था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। और रिश्तेदार होते हैं ना जो, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। और ये बुरा मान के किसके पास पहुंच गया? ये बुरा मान के पहुंच गया जहीरुद्दीन महमद। बार बार मैं महमूद कहने वाला हूँ। जहीरुद्दीन मुहम्मद के पास पहुंच गया।
जहीरुद्दीन मोहम्मद को इसने इनवाइट किया कि देखो इतना प्रॉस्पेरस कंट्री है, आइए यहाँ पर अपना राज स्थापित कीजिए। तो उस उम्मीद के साथ ये जो बाबर है ये पहली बार भारत आया, पहली बार नहीं सॉरी, एक तरीके से तो आ गया था, पर पहली बार इसने भारत की तरफ बुरी नजर से देखा और इसने किसकी गद्दी की तरफ देखा, दिल्ली सल्तनत की तरफ देखा कि अब मुझे यहाँ पर अपनी सीट चाहिए। तो इसने 1526 में पानीपत में पहला युद्ध किया। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें इसने बहुत सारी टैक्टिक्स यूज की थी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बाबर की जो लाइफ आगे की रही भारत के अंदर वो कॉन्क्वेस्ट रहे, मतलब इसने काफी युद्ध लड़े, इसका जीवन युद्ध में ही चला गया और उसी ने नींव रखी मुगल साम्राज्य की। किसकी नींव रखी? मुगल एम्पायर की नींव रखी। ठीक है, मतलब कि बाप कमाए बेटा खाए वो वाले हाल हुए थे। तो इन्होंने कमाया और अपने बेटों को दिया राज करने के लिए। ठीक है, 1527 में पानी पिया खाना खाया, ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया, चंदेरी का घाघरा पहन के मर गया। तो खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? एक राजपूत कॉन्फेडरेसी थी जिनका नाम था, बहुत ही फेमस है, सिसोदिया वंश से थे, जिनका नाम था, क्या था? राणा सांघा। क्या नाम था? राणा सांघा। इनके साथ युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का घाघरा यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था मेदिनी राय के साथ। किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय। और फिर 1529 में लास्ट जो युद्ध हुआ था वो घाघरा नदी पे हुआ था। तो घाघरा घाघरा नदी पे किसके साथ हुआ था? ये अफगान्स के साथ ही हुआ था और इनके कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ। ये असल में एक तरीके से अलाइज थे, किनके? लोधी वंश के अलाइज थे। लोधी वंश भी अफगानी थे, ये आपको पता हो। ये क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा राजवंश था जो अफगानी थे, तो ये लोधीज जो थे वो अफगानी थे। तो इनके सपोर्ट में वापस से इन्होंने बाबर पे हमला किया पर हार गए। ये सारे जितने भी कॉन्क्वेस्ट है ये जीता था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1530 में ही डाइड। और कहाँ पर मरा था? ये मरा था आगरा में, मृत्यु हुई आगरा में। और इसको दफनाया गया इनिशियली आगरा में ही, लेकिन इसकी इच्छा के अनुसार इसको डिपोर्ट करके वापस से कहाँ दफनाया गया? काबुल में, क्योंकि इसने अपने जीवन का बहुत सारा समय कहाँ बिताया था? काबुल में, अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो ये था पहला क्वेश्चन। आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए फीचर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता को निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से वर्णित करता है? इनमें से कौन सा एक कमेंट है या एक कौन सा ऑप्शन है जो विजयनगर एम्पायर के बारे में बताता है? हजार रामा टेम्पल वॉज पब्लिक टेम्पल फॉर कॉमनर्स? नहीं, ये कॉमनर्स के लिए नहीं था, ये राजवंश के लिए था। इसको बनवाया किसने था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द लोटस महल शोज क्लियर पर्शियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। लोटस महल में फारसी वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, इसको होल्ड कर लेते हैं। महानवमी डिब्बा इज टॉप्ड बाय स्टोन सुपर स्ट्रक्चर? नहीं, एक यहाँ पर नहीं है शायद उसका फिगर। एक महानवमी डिब्बा एक जगह है, मतलब एक मॉन्यूमेंट है एक तरीके का। उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो था वो शायद वुडन का बना हुआ था, जो कि ध्वस्त हो गया था जब बाहमनीज बाहमनीज ना कहकर मैं कहूँ कि डेक्कन सल्तनत ने जब हमला किया था विजयनगर पर। ठीक है, तो वो स्टोन का नहीं था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। द सिटी सेक्रेट सेंटर ली नॉर्थ ऑफ द तुंगभद्रा। नगर का पवित्र क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के उत्तर में था। उत्तर में नहीं था, ये साउथ में था, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ये आंसर सही हो जाता है। अब मुझे बताइएगा कि नॉर्थ में कौन थे। अभी मैं बात करूं विजयनगर एम्पायर की, थोड़ा सा हल्का हल्का बता देता हूँ, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भी बता दूंगा। तो विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हुई, इसमें 4 डायनेस्टी हुई फेमस, जिसमें इसकी शुरुआत हुई 1336 से लेकर 1646 तक ये राजवंश चला। और विजयनगर की जो स्थापना पहली डायनेस्टी जिसने की वो थे संगम, संगम डायनेस्टी। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1336 से लेकर ये 1485 तक थे। ठीक है, कब तक थे? 1485। और संगम वंश के हरिहर और बुक्का,
हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो किन्होंने स्थापना की, ये क्वेश्चन आता है कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो ये हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट ने की थी। संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश आया था वो आया था सुलवा, सुलवा वंश आया था। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1485 से लेकर ये रहे थे 1505 तक। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था नरसिम्हा। कौन था, नरसिम्हा। फिर तीसरा वंश आया तुलुवा वंश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुलुवा वंश के थे ही केडीआर, कृष्ण देव राय, वो तुलुवा वंश के थे। तो 1505 से लेकर ये राजवंश चला था 1570 तक। और इसके बाद लास्ट आया अराविडू, अराविडू, अराविडू डायनेस्टी जो है इसका टाइम पीरियड रहा 1570 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो लास्ट रूलर कौन था, तो उसका आप तब तक आंसर कमेंट बॉक्स में करना, मैं आगे कहीं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया, बाकी और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। इस बार मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो मिडिवल जो हिस्ट्री इस बार पूछी गई है उसमें मुगल्स को इतना नहीं पूछा है। जैसे पहला होता था कि दिल्ली सल्तनत को बहुत पूछते थे, मुगल्स को बहुत पूछते थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। शायद इस वजह से कि रिसेंट में एनसीईआरटी से जो बातें चल रही हैं कि हम ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको डिलीट करेंगे और राजपूत वंश और बाकी जितने भी राजवंश है, विजयनगर एम्पायर, इन सबको थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे, तो शायद इसका इन्फ्लुएंस आपके एग्जाम पे भी पड़ रहा है, जैसा मेरा एनालिसिस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बेग होल्ड ड्यूरिंग हुमायूं रीजन। हुमायूं के शासनकाल में हिंदू बेग किस पद पर थे, राजपूत चीफ थे, कोर्ट स्कॉलर थे, प्रोविंशियल गवर्नर थे, या फिर स्पिरिचुअल गाइड थे। वो ये तीनों नहीं थे, ये थे प्रोविंशियल गवर्नर। हुमायूं की बात करते हैं तो ये पुत्र थे, किसके पुत्र थे ये बाबर के पुत्र थे। इनका जीवन बड़ा कष्ट में था। कष्ट में क्यों था, क्योंकि इनको राजगद्दी मिली नहीं। सबसे एक तरीके से देखा जाए, इन्होंने 1530 से लेकर लगभग 1540 तक यहाँ तक शासन किया, फिर इनकी गद्दी छिन गई। और किसने छीन ली, एक अफगान शासक था, वापस से अफगान आ गया, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था उसका, शेर शाह सूरी, शेर शाह लिखा है, शेर शाह सूरी। इसने हथिया ली। दो युद्ध हुए थे, एक युद्ध हुआ था 1539 में और एक हुआ था 1540 में। जो 1539 का युद्ध हुआ था ये चौसा का, तो इसे कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। ये कब हुई थी, ये दोनों में इसकी हार हुई थी हुमायूं की। तो 1513 में बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई। दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज में ये युद्ध हुआ था, तो इसे क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए तो बहुत युद्ध हुए थे, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कन्नौज के लिए हुई थी। कन्नौज भी बोलते हैं या इसे बिलग्राम भी बोलते हैं, कन्नौज के अंदर बिलग्राम है, वहां पर ये युद्ध हुआ था, तो इसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोल देते हैं। और ये एक डिसाइसिव बैटल रही, जिसके बाद एक तरीके से मुगल्स चले गए, मुगल्स का अंत हो गया था एक तरीके से देखा जाए। फिर अफगान्स का रूल रहा था 1540 से लेकर 1555 तक, लेकिन वापस से कमबैक हुआ। किसका कमबैक हुआ, मुगल्स का कमबैक हुआ। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी हुमायूं के बारे में मैं आपको बता दूं कि हुमायूं, इसने एक सिटी दीन पन्हा इसकी खोज की थी। बाकी इनकी एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, जिसको किसने लिखा था, तो इनको लिखा था, ये खुद की इनकी नहीं थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, इसको लिखा था इनकी जो बहन है, उनका नाम है गुलबदन बेगम, उन्होंने ये बुक लिखी थी इनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हुमायूं के बारे में। बाकी ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत विश्वास रखते थे, और ये सातों दिन बदल बदल के कपड़े पहना करते थे। और इनकी मृत्यु दीन पनाह की लाइब्रेरी, वहां पर ये पुस्तक पढ़ने गए थे, उनकी सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1556 में। तो ऐसा जीवन कुछ रहा हुमायूं का, जिसके बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने तरह तरह के कमेंट किए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 6 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मिंटेड द दहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली।
दिल्ली में दिल्लीवाल सिक्के निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा जारी किए गए थे? दिल्ली पर सबसे पहले राज किनका था? गढ़वाल? गढ़वाल तो नहीं, गढ़वाल की कैपिटल तो वाराणसी थी, वाराणसी। तो ये तो नहीं रूल कर रहे थे। और इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनका टसल रहा था और एक महान राजपूत से रहा था, बताऊंगा मैं, इन्होंने बहुत धोखा दिया था। तो बढ़ते हैं अगले, तोमर्स, खिलजीज या लोदीज। ये दोनों दिल्ली सल्तनत से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन ये बाद में आए। ठीक है, इससे पहले दिल्ली में जो शासन था वो था तोमरों का। तो किसका शासन था? तोमर वंश का शासन था। और सबसे पहले कौन थे जो फाउंडर थे तोमर वंश के? उनका नाम है अनंग पाल तोमर। क्या नाम है उनका? अनंग पाल तोमर। बाद में जो नानाजी थे, किनके? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या चहमान भी लिखते हैं इन्हें, या पृथ्वीराज थर्ड भी लिखते हैं, तीनों नाम हैं इनके पृथ्वीराज के। तो इन्होंने, ये पहले अजमेर के थे, ये अजमेर के राजपूत हैं, वहां पर इनका शासन था। और इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लिया था? दिल्ली। और इनके नाना थे तोमर, पृथ्वीराज चौहान के। तो इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। उससे पहले कौन थे? तोमर थे। बाकी अगर मैं तोमर की बात करूं तो इन्होंने सिक्कों पर ये दहलीवाल, ये पहली बार जो मिंट करवाया था वो किन्होंने करवाया था? तो ये करवाया था तोमरों ने। ठीक है, तो ये था तोमरों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 5 7 पे पहुंच गया। Question number 5. What feature was used on Golconda Fort Gate to protect it during attack involving war elephants? युद्ध के दौरान हाथियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए गोलकुंडा किले के द्वारों पर कौन सी संरचना उपयोग की जाती थी? डीप मोट विद वाटर चैनल्स, जलयुक्त गहरी खाई? नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एलिफेंट के अटैक से बचाना है गेट को, तो ऐसा कुछ नहीं था। विद्युत किले, अरे यार उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का हुआ था क्या? ऐसी कोई खोज हुई थी क्या? नहीं हुई थी, तो फिर कैसे कह सकते हो? इतना वाहियात ऑप्शन है। स्टोन कैनन टावर? नहीं। पत्थर के तोप मीनार? इसका आंसर है स्टील स्पाइक ऑन डोर, यानी जो द्वार होता था उस पर ऐसे स्पाइक लगी हुआ करती थी, स्टील की स्पाइक्स होती थी। तो ऐसे दरवाजे हुआ करते थे जो बचाने का काम करते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैं बात करूं, यहाँ गोलकुंडा के बारे में आ गया है, तो मैंने आपको पहले विजयनगर के बारे में बता दिया। तो विजयनगर के साथ जो टसल था या कन्फ्लिक्ट था, किनका था? तो वो था बहामनी किंगडम का, बहामनी किंगडम। और ये जो टसल था, ये वैसे इनका अगर मैं ओरिजिन बताऊं तो इनका ओरिजिन लगभग 11 साल बाद हुआ, 1347। और इनका टाइम पीरियड लगभग चला था मेरे ख्याल से 15 के आसपास चला था। और बाकी इसके अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो इनके फाउंडर थे उनका नाम था हसन गंगू, हसन गंगू। वैसे हसन गंगू भी लिखा आता है कई जगह, या फिर आ सकता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। अच्छा, 1527, अभी याद आ गया मुझे, 1347 से लेके 1527 तक इनका जो किंगडम है ये राजवंश चला था। और इसके बाद बहामनी किंगडम टूट गया था, बिखर गया था। सॉरी, थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो उसके ये कुछ इफेक्ट हैं जो अब दिख रहे हैं। ठीक है। और बाकी बहामनी किंगडम का एक बहुत ही फेमस रूलर रहा था, रूलर नहीं था, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर था वो, मोहम्मद का, जिसका नाम था गवान। उसका नाम पूरा था एम गवान, महमूद गवान। ठीक है, ये बहुत फेमस था बहामनी किंगडम का। पहले इसकी जो कैपिटल थी वो थी गुलबर्ग, तो इसको शिफ्ट किस में कर दिया था? तो इसका शिफ्ट कर दिया था बिदर में। और गुलबर्ग से विदर में किसने शिफ्ट किया था? उसका नाम था अहमद शाह वली, अब्दाली नहीं, वली। अहमद शाह वली ने इसको ट्रांसफर किया था कैपिटल को, गुलबर्ग से का किस में ट्रांसफर किया? बिदर में। बाद में ये बहामनी किंगडम ये किस में टूट गया? ये छोटी छोटी डायनेस्टीज या छोटे छोटे स्टेट्स में टूट गया। और वो कौन कौन से थे? अहमदनगर, अहमदनगर इसमें टूट गया, बिदर,
बेरार, बिदर, बेरार और अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकोंडा और कौन सा हो गया, बिरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर और एक और है, एक और है, कौन सा है याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बिरार, बिदर हो गया, गोलकुंडा, अहमदनगर और एक का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, जैसे याद आएगा। तो अहमदनगर में किसका शासन था? अगर मैं अहमदनगर की बात करूं तो यहाँ पर शासन था निजाम शाही का। किसका? निजाम शाही राजवंश का। बिदर, बिदर बरीद, बरीद वंश के शासक थे। कहाँ पर? बिदर में। और मैं बिरार की बात करूं तो इमाद शाही। कौन? इमाद शाही। और गोलकुंडा में कौन थे? तो गोलकुंडा में थे कुतुब शाही लोग। कुतुब शाही लोग कहाँ थे? गोलकुंडा में। और बिदर हो गया, बिरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और एक में थी आदिल शाही। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ थी? आदिल शाही ये जो राजवंश है ये किस क्षेत्र में था? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे किस में करेंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? ये था बहामनी किंगडम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया 5 हिस्सों में टूट गया था और अलग-अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी और इनका टसल किनके खिलाफ चलता था? तो इनका टसल सीधे-सीधे था विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। विजयनगर एम्पायर। और इनका किसके लिए था? रायचूर दोयाब। रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का रीजन। और ये वाला कौन सी नदी के बीच का रीजन था? तो एक नदी थी कृष्णा नदी और दूसरी नदी थी तुंगभद्रा नदी। तो इसके लिए तुंगभद्रा, इसके लिए विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम में टसल चलता रहता था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई बहामनी किंगडम के बारे में। और आपको मैंने जो इसमें कमेंट करने के लिए क्या क्या बोला है कि अहमदनगर एम्पायर था, बिदर था, बेरार था, गोलकुंडा था और जिसमें आदिल शाही थे वो कौन सा था, उसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर ट्रेडिशंस। विजयनगर की परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रायाज वर कॉल्ड अश्वपति, सुल्तान्स वर कॉल्ड नरपति। ऐसा नहीं है। रायाज वर कॉल्ड गजपति, गजपति कहा जाता था उड़ीसा। उड़ीसा कह लो या ओडिशा कह लो, उड़ीसा। उड़ीसा के जो राजवंश थे, जो राजवंश थे उनके राजाओं को क्या कहा जाता था? गजपति कहा जाता था। तो ये भी नहीं है। रायाज वर कॉल्ड नरपति, रायाज को नरपति कहा जाता था और सुल्तान्स वर कॉल्ड अशपति। ये सही है एकदम। जो रायाज होते थे वो अपने आप को पुरुषों का मतलब कि सर्वे सर्वा नाथ किसका मानते थे? पुरुषों का। और अशोका किन्हें बोलते थे? वो सुल्तान्स, जो बहामनी किंगडम के सुल्तान थे उनको ये उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। सुल्तान्स को कहा जाता था अश्वपति और रायास को नरपति और गजपति बोला जाता था उड़ीसा राजवंश के लोगों को, ठीक है, राजाओं को, सॉरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच 14th century traveler describe how Indian chieftains fortified themselves using bamboo grooves and rugged terrains for defense। किस 14वीं शताब्दी के यात्री ने वर्णन किया कि भारतीय सरदार बांस के झुरमुटों और दुर्गम भूभाग का उपयोग कर अपनी रक्षा को मजबूत करते थे? अल बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या मेगास्थनीज? इसकी बात करें हम मेगास्थनीज के तो ये किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये स्कॉलर थे और ये किसकी कोर्ट से आए थे? तो ये आए थे ये एक वाइसरॉय था। किसका वाइसरॉय था? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर का वाइसरॉय था, उसकी कोर्ट से आए थे। अब मुझे ये बताना अलेक्जेंडर का जो वाइसरॉय था जिसके साथ युद्ध हुआ था उसका नाम बताना, ठीक है। तो इसका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडिका। लेकिन इन्होंने इस की बारे में कि ये जो बैम्बू है या जो मैं कहूँ जंगल का इस्तेमाल
ये लोग किया करते थे, यानी इंडियंस यूज़ किया करते थे डिफेंस के लिए, अपने किले बंदी के लिए। तो ऐसा कुछ मेगास्थनीज ने नहीं कहा है अपनी बुक। और ये इंडिका एक बुक नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स है, यानी छोटी छोटे जो जनरल्स बच जाते हैं उनको कंपाइल करके एक बुक की संरचना दी गई है, उसी को इंडिका कहा गया है। मार्को पोलो भी नहीं है। मार्को पोलो ये पहली बार चाइना सिल्क रूट के थ्रू चाइना पहुंचे, फिर भारत आए पांड्या वाले रीजन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अल बरूनी, ये अल बरूनी साथ में आए थे किसके, ये आए थे महमूद गजनवी के साथ में। किसके? गजनवी के साथ आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहुत बड़े स्कॉलर थे ये, जिनकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। बहुत फेमस बुक है। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आए थे? देखो ये आए थे मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, स्कॉलर थे ये, इन्होंने पुस्तक लिखी थी रहला। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला। और किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इब्न बतूता के बारे में ये बात हो गई। और क्या है इब्न बतूता से रिलेटेड फैक्ट? यही है, बहुत सारा टाइम इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बिताया था। बाकी इन्होंने पुस्तक लिखी, इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजाएं हैं वो बैम्बू, जहाँ बैम्बू का देखो क्या है, बाम्बू में ना जो भारतीय बाम्बू थे थोड़े मोटे होते हैं और इनमें आग नहीं लगती, जल्दी से फायर नहीं पकड़ती है। तो ये एक तरीके से नेचुरल कवर का एक तरीके से बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये कह सकते हैं हम, कि एक नेचुरल कवर प्रोवाइड करते थे किनको? जो इंडियन रूलर होते थे उनको। ठीक है, तो ये पूरी बातें थी किसके लिए? जितने भी इंडियन रूलर हैं। और ये किसने कही थी? इब्न बतूता ने कही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाइसरॉय का नाम मैंने पूछा था तो मैं बता देता हूँ, इनका नाम है सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और अगला नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में बात कर रहा है? वापस से विजयनगर एम्पायर के बारे में बात कर रहा है। इन द ट्रेडिशनल अकाउंट्स ऑफ विजयनगर हु वर रेफर्स टू एज नरपति और लॉर्ड ऑफ मेंस। विजयनगर की परंपरागत व्याख्याओं में नरपति या मनुष्य के स्वामी किसे कहा गया है? देखो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज अंडर द रूल ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी? 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया वंश के शासन किस राज्य पर था? देखो ये सिसोदिया वंश से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, हम इस राजवंश के जितने भी बेहतरीन शासक हुए उनके बारे में हम पढ़ते हुए आए, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं ये नहीं पता होगा कि जो वो रूलर हैं वो सिसोदिया वंश के थे। अब मैं नाम लूंगा, आपको याद आते रहेंगे। देखो अगर मैं इनके फाउंडर की बात करूं, इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता था। देखो ये साइन किसका है? ये सूर्य का है। और इन्हें क्या कहा जाता था? ये सूर्य के वंशज है, सूर्यवंशी हैं ये। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा आपने एक नाम सुना होगा, राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। ये किस लिए फेमस थे राणा कुंभा? राणा कुंभा फेमस थे विजय स्तंभ के लिए। इन्होंने विजय स्तंभ, स्तंभ बहुत फेमस स्तंभ है ये, मतलब विक्ट्री का सिंबल है। तो उसको किसने लगवाया था? तो उसको लगवाया था इन्होंने। क्या नाम है जिनका? जिनका नाम है राणा कुंभा। और एक और फेमस है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, दूसरे हैं राणा सांगा। आ गया ना नाम याद? जिन्होंने खानवा का युद्ध किया था, किसके साथ किया था खानवा का युद्ध? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करेंगे। फाउंडर की बात करें, आप आंसर दीजिए, तब तक मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको आता है लास्ट में मैं कमेंट में जरूर बता के जाऊंगा, कमेंट में नहीं सॉरी, इस पूरे सिसोदिया वंश को पढ़ाने के बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, राणा कुंभा की बात हो गई, राणा सांगा की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे जो सबसे फेमस रूलर हुए, जिनका नाम था महाराणा,
महाराणा प्रताप। वैसे इनका नाम प्रताप सिंह था, महाराणा प्रताप, पर राणाओं में राणा महाराणा, इसीलिए इन्हें महाराणा प्रताप कहा गया। और इन्होंने एक फेमस बैटल भी लड़ी है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके खिलाफ लड़ी थी? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी बाबर के खिलाफ, सॉरी अकबर के खिलाफ। और अकबर की तरफ से कौन था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में? तो उसका नाम था, वो हिंदू था। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ज़्यादा हो गया ना कमेंट करने को। चलो मत करना इसका आंसर, चलो फिर भी बताओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर है मानसिंह। नहीं तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, मानसिंह के साथ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। मनसबदार थे, मतलब बहुत, कितना इनको मेरे ख्याल से 7,000 मनसब दे रखा था इन्हें। 7,000 जट एंड सवार में होती थी ना, तो इस तरीके से हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होते थे। जो हाईएस्ट होता था वो 10,000 मनसब होता था, ठीक है। तो बहुत ही प्रिय थे ये अकबर के। इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, और अनडिसाइसिव वॉर रही थी, और बहुत फेमस रहे। कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा इनका मुगल्स के साथ में, ठीक है। लेकिन इनके बाद एक और आए, इनके बेटे थे जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह जो थे, इनके साथ मुगल के साथ थोड़ा सा बातचीत हुई। ऑटोनॉमी इन्हीं की रही, यानी जो सत्ता है मेवाड़ पर, वो सत्ता किसके पास रहेगी? वो सत्ता रहेगी अमर सिंह के ही पास। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर गया था, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। तो ये कहाँ के थे? तो ये मेवाड़ के थे। शुरुआत में ये अब मैं इसका आंसर कर देता हूँ। फाउंडर फाउंडर थे राणा हमीर। क्या नाम है उनका? राणा हमीर। तो ये फाउंडर थे। तो राणा हमीर ने पहले, सबसे पहले जो अपनी कैपिटल बनाया था, वो बनाया था चित्तौड़गढ़ को। किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को। बाद में जो ये कैपिटल है शिफ्ट हो गई थी उदयपुर, ठीक है। तो एक राजा हुए थे, उनके नाम पे उदय सिंह राजा थे, उनके नाम पर ये शहर है। तो वह उन्होंने कैपिटल को किस में बदल दिया था? उदयपुर में। तो पहले चित्तौड़गढ़ थी, मेवाड़ के थे ये, और बाद में क्या हो गई? उदयपुर हो गई। इन्होंने बहुत फैलाया अपना शासन, दूर दूर तक फैले थे ये, ठीक है। तो ये एक राजपूत वंश था सिसोदिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एकदम न्यू है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। देखो, इनके राजाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, पर इस पर्टिकुलर वंश के बारे में इतना, मतलब प्रिसाइजली क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन इस बार आ रहे हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल राइवलरीज इन अर्ली मिडिवल इंडिया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो क्या है? इन स्टेटमेंट पर विचार करना है। अगर करेक्ट होगी तो कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट से भी हमको आंसर मिल जाता है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल है ना, तब ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब तीन तीन स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट 1 2 3, ऐसे में बहुत हेल्प मिलती है। दो स्टेटमेंट पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ दोनों पता होनी चाहिए, फिर भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हो। एलिमिनेशन से आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जो स्किल है एलिमिनेशन की, अगर नहीं है तो इसको सीख जाइए, एलिमिनेट किया कीजिए, तभी आंसर किया कीजिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं भी आता होगा तो एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में ये होना बहुत ज़रूरी है। पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तब भी आप आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। अब मैं राष्ट्रकूटा की बात करूं, द राष्ट्रकूटाज लॉन्च सेवरल कैंपेन टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज। अच्छा, ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, ट्रीपार्टाइट मैंने ऑलरेडी आपको अभी पीछे बताया था कन्नौज के बारे में, तो ये वही स्ट्रगल है, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, पूरी एक सीरीज़ बनाई है एंशियंट हिस्ट्री की। अगर आपको देखनी है, आपको लगता है कि आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है वीक है, तो ज़रूर देखिए, स्टोरी लाइन से बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोशन खुद के द्वारा। तो राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए कई अभियानों का संचालन किया। हाँ, किया। देखो, ये जो राष्ट्रकूटास थे, ये कहाँ पर थे? ये नीचे की तरफ थे राष्ट्रकूटास। यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ थे गुर्जर प्रतिहार्स। गुर्जर प्रतिहार्स थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार्स। और इधर साउथ की तरफ कौन थे? ये दक्कन वाले रीजन की तरफ। तो ये दक्कन वाले रीजन की तरफ थे राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास
राष्ट्रकूटाज, ठीक है। और यहाँ बंगाल वाले रीजन की तरफ थे पाला। पाला के फाउंडर थे गोपाल, राष्ट्रकूटाज के थे दंतिदुर्ग, गुर्जर प्रतिहास के थे नागभट्टा, जो मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था कन्नौज, और बहुत ही फेमस सिटी थी ये। एक तरीके से ये सिंबल था विक्ट्री। अगर नॉर्थ पे कब्जा करना है तो आपको ये शहर पे कब्जा करना पड़ेगा, ऐसा उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में, इन तीनों राजवंश के बीच में लगातार टसल चलती रहती थी। तो राष्ट्रकूटाज थे, इन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन इसको हथियाने के लिए किए थे। तो स्टेटमेंट पहली हो जाएगी करेक्ट। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला है कि सेकंड ही करेक्ट है खाली, और नीदर वाला नहीं हो सकता। मतलब हमने 50% एलिमिनेट कर दिए। अगर अब अगली स्टेटमेंट के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है तो भी हम 50-50 चांस ले सकते हैं, और जब 50-50 हो जाए तो चांस ले लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रतिहास वॉज प्राइमरली बेस्ड इन ईस्टर्न इंडिया। मैंने आपको क्या बताया, ईस्टर्न इंडिया में कौन है पाला, यहीं पर गलत हो गए आप, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया है। प्रतिहार जो थे वो वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में थे तो उन्हें ईस्टर्न में भेज दिया, और जो पालास थे वो ईस्टर्न में थे तो उन्हें वेस्टर्न सेंट्रल में भेज दिया। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और आपका ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें बात हो रही है मिडिवल इस्लामिक टैक्सेशन के बारे में। व्हाट डिड खम्स रेफर टू। खम्स, अगर हम इस्लामिक टैक्सेशन के बारे में बात करें तो कितने टाइप के टैक्स या कर वसूला करते थे ये। तो इनके टाइम पर एक फेमस टैक्स था जिजिया। कौन सा टैक्स, जजिया। ये जो जजिया कर था ये किस पर लगाया करते थे, ये लगाया करते थे नॉन मुस्लिम पर। किस पर, नॉन मुस्लिम्स। जो ब्राह्मण्स थे उनको अगर तीर्थ पे जाना है, पिलग्रिमेज के लिए जाना है, तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जजिया देना पड़ता था, ठीक है। तो ये टैक्स किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम पे। एक टैक्स होता था जक़ात। ये जक़ात किस पर लगता था, ये जक़ात लगता था मुस्लिम्स पर। मुस्लिम्स पर ये जक़ात का जो परसेंटेज कितना होता था, तो जो इनकी वेल्थ होती थी, पूरी जो वेल्थ होती थी, इनकी संपत्ति जो होती थी, उसका 2.5% वो जाता था पुअर्स के लिए, या कह लें हम चैरिटी के लिए देना पड़ता था, ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स हो गया, ये हो गया जक़ात। अब अगला टैक्स कौन सा है, टैक्स हो गया, एक जजिया हो गया, एक ज़कात हो गया, और तीसरा है आपका खम्स, जो यहाँ लिखा है खम्स। ये जो खम्स है ये टैक्स किस पर लगाया जाता था, तो ये टैक्स लगाया जाता था, ये बूटी टैक्स होता था, या कह लो वॉर टैक्स होता था। और ये कितना होता था, ये 20% होता था, ठीक है, 20% लगाया जाता था। तो खम्स हो गया, और आखिरी कौन सा है, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। खराज, ये जो खराज टैक्स है ये एक तरीके का लैंड टैक्स हुआ करता था। कैसा, लैंड टैक्स। और कितना लगाया जाता था, 10%। 10% कह लो या 1/10, जो भी प्रोड्यूस होता था लैंड का, जो प्रोड्यूस होता था, जो उगता था, उसका 1/10 किसको देना पड़ता था, ये जो भी इस्लामिक रूलर था उसको देना पड़ता था। किसके रूप में, भू राजस्व या भू कर के रूप में, ठीक है। और उसे क्या बोलते थे, खराज बोलते थे। अब खम्स की बात आई है, मैंने बता दिया 1/5 वॉर बूटी टैक्स हुआ करता था, युद्ध लूट और गुप्त धन का 5वां भाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मार्को पोलो, इनके बारे में हम ऑलरेडी आप पीछे देख चुके हैं, किसी ऑप्शन में थे ये। ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना, जैसा मैंने बताया था ये चाइना पहुंचे थे। डिस्क्राइब द पेपर ट्रेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किस राज्य में किया था, कोंकण, बंगाल, मालाबार या उड़ीसा। तो मैं इनके बारे में आपको बता दूं, देखो ये रूट है पूरा, ये देखो यहाँ गए, पूरा चाइना घूम के आए, फिर नीचे आए, तो समझ गए होंगे कहाँ आए होंगे। तो इनकी बात कर लूँ मैं, मार्को पोलो की, तो इन्हें बोला जाता है जो भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो मिडिवल मध्यकालीन ट्रैवलर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, यात्री। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने
दूर दूर के जो भी ईस्टर्न साइड के ईस्ट इंडीज जो कंट्रीज हैं उनको घूमना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मार्को पोलो को। इंग्लिश में कहें तो प्रिंस ऑफ मिडिवल ट्रैवलर्स, ठीक है। और ये कहाँ पहुंचे? सबसे पहले सिल्क रूट से होते हुए, सिल्क रूट से होते हुए ये पहुंचे चाइना। और चाइना पर किसका कब्जा था? चाइना पे कब्जा था मंगोल्स का, मंगोल्स। और इस टाइम पर मंगोल्स कौन सा था? कुबलई खान, कुबलई कुबलई खान ये रूल कर रहा था। तो कुबलई खान बहुत ही प्रभावित हुआ इनकी नॉलेज से, तो अपनी कोर्ट में बहुत अच्छा पद दिया था। तो वापस में लौटते समय ये भारत में आए, और भारत में किसके राज में आए थे ये? तो ये पांड्याज, किसके राज चल रहा था? पांड्याज का, साउथ में इस तरफ। तो ये कौन से रीजन पे आए थे? एक तरीके से केरला मालाबार वाला रीजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसकी इन्होंने व्याख्या की थी। बाकी इन्होंने काकतीय वंश, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, उनके बारे में भी बहुत लिखा है कि इन्होंने, ये मार्को पोलो जी ने, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मुगल प्रोविंशियल कैपिटल? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं था? लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर या बिदर? ये सारी थे, पर कौन सा नहीं था? बिदर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और बिदर में कौन सी राजशाही वंश का शासन था? तो बरीद शाही राजवंश चल रहा था। कहाँ? बिदर में, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। बाकी मुगल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, किसके बारे में बता दिया, बाबर के बारे में बता दिया। बाबर के बाद आए हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आए? हुमायूं के बाद अकबर बैठे गद्दी पर, और अकबर ने अपनी गद्दी, एक युद्ध हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद पक्की की। और ये जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, 66 नहीं, 1556 में, 1556 में, ठीक है। और इनकी तरफ से युद्ध किसने लड़ा था? तो इनकी तरफ से लड़ा था युद्ध बहराम शाह ने, बहराम शाह ने लड़ा था। तो ये युद्ध जो लड़ा था, इसमें जो इनके अगेंस्ट में थे वो हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, जिनको हेमू भी बोला जाता है, और बहुत ही कुशलता से लड़े थे। लगभग इनका खात्मा ही कर देते एक तरीके से मुगल्स का। पर इनकी आंख में तीर लग गया था, जिसकी वजह से जो वॉर थी ये अनकॉन्शियस हो गए और हार गए, जिसकी वजह से मुगल वंश दोबारा से भारत में अपने कदम जमा लिए। तो अकबर का शासन काल रहा 1556 से लेकर 1605 तक। 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। अकबर के बाद इनके बेटे आए जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आए? शाहजहां के बेटे थे मुराद, शुजा, और मुराद हो गया, शुजा हो गया, और औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब गद्दी पर बैठे, जबकि चाहते नहीं थे शाहजहां की औरंगजेब गद्दी पर बैठे। ये चाहते थे कि इनके एक बेटे और थे, बड़े बेटे दारा शिकोह, वो गद्दी पर बैठे। पर बैठ कौन गए? ये औरंगजेब। इन्होंने दारा शिकोह को धर्मत, समूहगढ़ की वॉर में हराया। और कब? टाइम पीरियड कौन सा था? 1659 में गद्दी हथिया ली, ठीक है। बाद में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मतलब बहुत एक्सपेंड किया, नॉर्थ से ये साउथ की तरफ एक्सपीडिशन करते हुए चले गए थे। बाद में 1707 में इनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद में मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। मुगल डिक्लाइन करने लगे। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? ये पूरी कहानी थी अ, मुगल वंश की। और बिदर का मैंने बता दिया, ये बाद में जो टूटा था बहामनी राज्य, उसमें से एक स्टेट ये था बिदर, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से थे? इसके अलावा गोलकुंडा भी थे, बेरार था, ठीक है। ये सब जो थे, ये कौन से थे? ये बहामनी राज्य के पार्ट थे, जो बाद में टूट गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन भक्ति ट्रेडिशन विच टू ब्रॉड टाइप ऑफ वर्शिप आर मेंशन्ड? भक्ति परंपराओं में पूजा के कौन से दो मुख्य प्रकारों का उल्लेख मिलता है? वैदिक एंड नॉन वैदिक। देखो, नहीं, ये नहीं है भक्ति जो ट्रेडिशन, या एक तरीके से मैं कहूँ भक्ति मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर आपको करूंगा। ये दो टाइप में टूट गए थे, मतलब
दो टाइप की वर्शिप होती थी। मैं बता देता हूँ आपको। जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साउथ इंडिया से। कहाँ से शुरू हुआ? साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। और जो इसकी जो दो धाराएं थी वो कौन कौन सी थी? एक वो लोग जो शगुन थे और दूसरी थी निर्गुण। शगुन कौन से लोग हैं? वो लोग जो ह्यूमन रूप, जो भगवान का जो एक रूप है, ये एक जैसे हम विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान है, एक ह्यूमन रूप पे होते हैं ना, शिवा है। तो एक पूरी एक ऐसी आकृति कि एक जीव है, मतलब कि एक जैसे, मतलब जीव ना कहकर हम कह सकते हैं कि एक हमने एक मन में, या एक कहें कि वो लोग एक मूर्ति के रूप में या उनको साक्षात्कार उनका करके उनकी पूजा करते हैं, तो उन के अनुयायियों को क्या बोला जाता है? शगुन सेक्ट। और जो दूसरे जो थे वो निर्गुण सेक्ट फॉलो जो करते थे, वो निराकार, मतलब फॉर्मलेस जो गॉड होता है उसकी पूजा करते थे, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे मैं बात करूं कबीर की, गुरु नानक देव जी, वो फॉर्मलेस गॉड को पूजते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई निर्गुण्स की और शगुन्स की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपको आगे इनके बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। जब मैंने भक्ति मूवमेंट बता ही दिया है तो थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर लेता हूँ। शगुन्स की बात करूँ तो जो फॉर्म्ड गॉड को जो पूजते थे, जो विष्णु भगवान के फॉलोअर्स थे, उनको क्या कहा जाता था साउथ इंडिया में? और जो शिव भगवान के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था? तो जो विष्णु भगवान को पूजते थे उन्हें बोला जाता था अल्वर्स, और जो शिव भगवान को पूजते थे उन्हें बोला जाता था नयनार्स। ठीक है, क्या बोला जाता था? अल्वर्स एंड नयनार्स। देखो, और फिलॉसफी भी हुई, कई सारी अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज का जन्म हुआ। और ये जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था ना, ये असल में ये एक तरीके से जो ऑर्थोडॉक्सी थी, एक जो रूढ़िवादिता थी, उसको खत्म करने के लिए हुआ था कि हमको बढ़ावा देना है, आध्यात्मिक, आध्यात्म की तरफ जाना है, आध्यात्मिक सुधारक, सुधारक आंदोलन कह सकते हैं इनको। क्या थे ये? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स मूवमेंट थे ये एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें कुछ फिलोसफीज थी जैसे डुअलिज्म की, जैसे द्वैतवाद, द्वैत, अद्वैत, अद्वैत, ये नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, ये भी समझाता हूँ मैं आपको। अद्वैत क्या होता है? डुअलिज्म यानी जो मानते थे कि, अद्वैत की बात करता हूँ, नॉन डुअलिज्म की बात करता हूँ। तो अद्वैत का मतलब है कि जो भगवान है, मतलब जो भगवान है और सोल, एक तरीके से गॉड, गॉड और सोल, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही हैं। ऐसा ये लोग मानते थे जो अद्वैत में विश्वास रखते थे। ठीक है, और जो डुअलिज्म में विश्वास रखते थे, उनका मानना ऐसा था कि जो भगवान है वो अलग है, शिव है, विष्णु है, वो अलग है, और सोल अलग है। ठीक है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो ये सोल है, एक तरीके से ये जो सोल है, ये डिपेंड करती है भगवान पे। ठीक है, पर ये एक नहीं है। यानी जो डुअलिज्म, ये दोनों की बात करते थे, सोल एंड गोल्ड की, उन्हें कहा जाता था किसके फॉलोअर्स? डुअलिज्म के। जैसे मैं एक नाम ले देता हूँ, जैसे द्वैतवाद को मानने वाले थे, उनका नाम है माधवाचार्य। क्या नाम है? माधवाचार्य। उन्हें आचार्य बोला जाता था, तो इनके नाम के बाद माधव, माधव नाम था तो माधवाचार्य हो गए। अद्वैतवाद को मानने वाले थे शंकराचार्य। क्या नाम था उनका? शंकराचार्य। और विशिष्ट अद्वैत को मानते थे, विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले थे, उनका नाम क्या था? वो थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। और ये पूछा जाता है भेदा भेद, भेदा भेद को मानते थे कौन? भेदा भेद, भेदा भेद को मानते थे निम्बर्काचार्य, निम्बर्क आचार्य, निम्बर्क आचार्य। तो कौन कौन हो गए? शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, और माधवाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए। वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य, ये जो वल्लभाचार्य थे, ये मथुरा वाले रीजन में थे, और ये कृष्ण भक्ति में लीन थे। किस में लीन थे ये? ये कृष्ण भक्ति में लीन थे।
अब मैं इनके बारे में बता दिया मैंने, वल्लभाचार्य के बारे में बता दिया, रामानुजाचार्य के बारे में बता दिया और निम्बरकाचार्य के बारे में बता दिया। एक और है महाराष्ट्र में जिन्होंने फेमस भक्ति मूवमेंट लाया था, उनका नाम था तुकाराम। ये जो तुकाराम थे ये कृष्ण भगवान की विठोबा के रूप में पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। ये हो गए, तुकाराम हो गए। और ईस्टर्न वाले मतलब बंगाल वाले रीजन में चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु चैतन्य, चैतन्य ये कौन से वाले रीजन में? ये बंगाल वाले रीजन में थे। बंगाल में ये रिवॉल्यूशन लाए थे, यानी कहूँ मैं भक्ति मूवमेंट। कबीरा हुए और गुरु नानक देव हुए, ये निर्गुण सेक्ट के थे। ठीक है, तो ये सब बातें हुई किनके बारे में? भक्ति मूवमेंट के बारे में। बाकी ये इसके बारे में मैंने आपको बताया, 2 ब्रॉड टाइप्स जो थे वर्शिप के, वो कौन कौन से थे? शगुन और निर्गुण। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मुगल रूरल वॉज रेफर्ड टू एज इंसान ए कामिल और परफेक्ट मैन? किस मुगल शासक को इंसान ए कामिल अर्थात परिपूर्ण मनुष्य कहा गया था? ऐसा ये जो परफेक्ट मैन या इंसान कामिल की जो उपाधि दी थी, ये दी थी अबू फजल ने। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अबुल फजल में इंसान कामिल कहा गया है बाबर अकबरनामा में। बाबरनामा बोल रहा हूँ मैं, उल्टा कर रहा हूँ। अकबरनामा, अकबरनामा लिखी थी अबू फजल ने और उसमें इसने किसने? अबू फजल ने अकबर को कहा है इंसान कामिल। तो इसका आंसर है ए। बाकी देखो एक और है इंसान कामिल, वो ऑप्शन नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता अगर वो ऑप्शन इसकी जगह हुमायूं होता तो इसमें आपको बोनस मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि हुमायूं को भी कई जगह पर कई सारी जो टेक्स्ट बुक में उसमें क्या कहा गया है? इंसान कामिल कहा गया है। किसको? मुगल रूलर हुमायूं को भी। ठीक है, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं था इसलिए अकबर ही आंसर है। कभी हुमायूं आ जाए तो फिर वहां पर आपको हुमायूं मार्क करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेटर बिकम द मॉडल फॉर एम्पेरर अकबर कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर? किस शासक की प्रशासनिक व्यवस्था बाद में मुगल साम्राज्य के अकबर द्वारा किए गए सुदृढ़ीकरण का आधार बनी? तो कौन सा आधार बनी? बाबर का, हुमायूं का, शेरशाह सूरी या जहांगीर? तो इसका आंसर करने से पहले फोटो तो आपने देख लिया तो आप समझ गए होंगे। ये अफगान एक रूरल था जिसका नाम था रूलर शेरशाह सूरी। शासक था किसका? तो ये था बिहार वाले रीजन में, सासाराम में। ठीक है, इसने मुगल्स को हराया था। कौन से युद्ध में लड़ाया था? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इन्होंने बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में और उसका युद्ध हुआ था उससे पहले चौसा का युद्ध, उस दोनों में हुमायूं को हराया था। उसके बाद अपना वंश स्थापित किया था 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, 1555 तक, 1556 नहीं 55 तक। ठीक है, तो ये जो थे इनका नाम था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। और इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, या कहें हम इनका प्रशासन बड़ा ही सुदृढ़ था। वो कैसे था? क्योंकि इन्होंने जो एक तरीके से जो पूरा जो सिस्टम होता है लेन देन की प्रक्रिया के लिए एक कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, वो सिल्वर का था, यानी चांदी का सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, जिन्हें क्या कहा गया? उनको कहा गया रुपया। क्या कहा गया? रुपया कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ इनका हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाते हो कि जो प्रोविंस होते हैं यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को तो क्रिएट करते हो, पर सारी पावर किसके हाथ में होती है? सारी पावर होती है राजा के हाथ में। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर अपने हाथ में रखते थे। बाकी इनकी मृत्यु हुई थी 1545 में। कैसे हुई थी? कलंजर में गलती से बम फट गया था तो एक धमाका हुआ जिसमें इनकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की। ठीक है, इन्हें सासाराम बिहार में दफनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद कोई एबल रूलर हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो अगला शासक हुए वो थोड़े कमजोर रहे, बाद में उन्हें हराकर वापस से भारत पर कब्जा कर लिया मुगल्स ने। ठीक है,
तो ये कहानी थी शेरशाह सूरी की। बाकी बात करें इनके कंस्ट्रक्शन की, तो इन्होंने पुराना किला दिल्ली के अंदर, पुराना किला इन्होंने ही बनवाया है। किसने? शेरशाह सूरी ने। साथ ही साथ इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड का भी निर्माण करवाया था, और ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सामान है, रसद है, सामग्री है, उसको लाने के लिए एक रोड की भी आवश्यकता होती ना। तो ये बंगाल से लेकर पूरा ये पेशावर तक जाने वाला बहुत लंबा रोड था, और इस पर सराय भी हुआ करती थी। सराय क्या होती है? पुराने टाइम में आपने सुना होगा, जो धर्मशालाएं होती थी उन्हें सराय बोला जाता था। ये एक तरीके की क्या होती थी? धर्मशाला, जहां पर जितने भी यात्री हैं वो रुका करते थे। इनका निर्माण करवाया था। तो एक तरीके इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से बाहर से भी यात्री आया करते थे, यहाँ से भी जाया करते थे। प्रशासन और व्यापार बढ़ने लगा, एक तरीके से व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही हाईली, मैं कहूँ कि पॉजिटिव दृष्टि से देखा। किसने? बाबर ने, सॉरी अकबर ने। बार बार मैं अकबर को बाबर बोल रहा हूँ। तो अकबर ने फिर उसी सिस्टम को अपने लिए भी एक तरीके से रखा था। बाकी लैंड का असेसमेंट भी करता था ये। जो शेरशाह सूरी था, वो जो कर डिसाइड करता था ना, वो ऐसे नहीं आंख बंद करके कि आप मुझे 1/4 दे देना या 2/4 दे देना, ऐसे नहीं करता था। वो लैंड का असेसमेंट करता था, फिर उसके बाद टैक्स या कहें कर डिसाइड होता था। तो इन्होंने भी वही शुरू किया था, अकबर ने पहले लैंड असेसमेंट शुरू किया, फिर उसके हिसाब से टैक्सेशन। धैसाला सिस्टम भी एक तरीके से शेरशाह सूरी की ही देन थी, ठीक है, जो बाद में टोडरमल ने बहुत अच्छे से यूज की थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, ठीक है। तो ये सारी बातें थी शेरशाह सूरी के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार सबसे पहले से सबसे बाद तक क्रमबद्ध कीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड ट्रक रोड। ये जो ग्रांड ट्रक रोड है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था लगभग 1539 से 40 के बीच में, ठीक है। अकबर बिगेन हिज रेन। अकबर का शासनकाल शुरू हुआ 1556 में। और डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुई थी। लेकिन अकबर गद्दी पर कब बैठेगा? अपने बाप के होते हुए गद्दी पर थोड़ी बैठ सकता है। बाप की मृत्यु पहले हुई होगी, यानी 3 वाला इवेंट बाद में पहले हुआ होगा, उसके बाद 2 होगा। 3 के बाद 2 पहले में है, 3 के बाद 2 ये नहीं है, और ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए। अब ये देखना है, वैसे तो हमको पता है कि ग्रैंड ट्रक रोड की जो व्यवस्था है वो किसने की थी? वो व्यवस्था की थी आपके शेरशाह सूरी ने, और उसके बाद ही मृत्यु हुई थी ना वापस से। अगर हमको टाइम पीरियड भी नहीं पता है, मैं कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है, पर आपको ये तो पता है ना, पहले ग्रैंड ट्रक रोड बना होगा, और हुमायूं की मृत्यु तो बाद में हुई है ना, दोबारा से उसने मुगल्स को स्थापित कर दिया। वापस से मुगल स्थापित होने के बाद उसकी मृत्यु हुई ना, जो दीन पना की जो लाइब्रेरी है उससे गिरकर। तो शेरशाह सूरी इसके बाद होगा ना, 1 के बाद 3 होगा। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो। अब अगर आपको नहीं मालूम है ऑप्शंस में, ऑप्शन कह रहा हूं ईयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ऑप्शन कह लो, इंफॉर्मेशन कह लो। अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस यूज करते हुए आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विच सीक्वेंस करेंटली अरेंज द विजयनगर रूलर इन ऑर्डर ऑफ देयर रेन। विजयनगर शासकों को उनके शासन क्रम के अनुसार सही क्रम में लगाइए। कृष्ण देवराय, हरिहर देवराय टू। चलो मैं इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको उनके रेन के बारे में बता देता हूँ। विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले हरिहर एंड बुक्का आए, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हरिहर फर्स्ट होना ही चाहिए। कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर आपको मिल गया, कुछ और देखना ही नहीं था, ठीक है। हरिहर ये संगम वंश थे। इसके बाद आए देवराय फर्स्ट, देवराया फर्स्ट। देवराय फर्स्ट का टाइम पीरियड था लगभग 1406 से लेकर आई थिंक 1422 तक इनका टाइम पीरियड चला। उसके बाद आए देवराय टू, और ये दोनों ही संगम वंश से थे। किससे थे? ये संगम वंश से थे। और देवराय टू का टाइम पीरियड 1526 से शुरू हुआ था।
तो एक तरीके से 46 तक चला था शायद इनका। तो एक तरीके से देखा जाए तो देवराय और देवराय टू संगम वंश के बाद ये जो कृष्ण देवराय हैं ये तुलुवा वंश से थे, तो ये सबसे लास्ट में होने चाहिए थे। तो एक ही आंसर है लास्ट में, कृष्ण देवराय यहाँ भी है यहाँ भी है। खैर आपको एक आंसर मिल गया था, उससे भी पता, एक आपको इनके बारे में पता है तो उससे भी आपका आंसर मिल गया था, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पता चल गई है आपको। देवराय के बारे में बताऊं तो इनके टाइम पीरियड में एक इटालियन ट्रैवलर आया था जिसका नाम क्या था, निकोलो कॉन्टी। क्या नाम था, निकोलो कॉन्टी। और निकोलो कॉन्टी के साथ एक और आया था, वो लेकिन ट्रैवलर नहीं था, वो एक तरीके का रशियन मर्चेंट था, रूसी एक तरीके से व्यापारी था, जिसका नाम क्या था ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, निकितिन। क्या नाम था, निकिटिन। ठीक है, तो ये हो गई। देवराय के टाइम पीरियड में कौन आया था, देवराय के टाइम पीरियड में अब्दुल रज्जाक आया था पर्शिया से, अब्दुल रज्जाक, रज्जाक मियाँ आए थे। ठीक है, देवराय मैंने देवराय फर्स्ट के बारे में बता दिया, देवराय टू के टाइम पीरियड में अब्दुल रजाक। अब मुझे बताइएगा डोमिनिक पाइस किसके टाइम पीरियड में आया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, केडीआर आए थे, केडीआर के बारे में मैं बता ही देता हूँ। इनका टाइम पीरियड था 1500 से 9 से लेकर 1529 तक चला। केडीआर यानी कृष्ण देव राय, इनको टाइटल दिया गया था आंध्र भोज, आंध्र भोज का, और आंध्र पितामह, आंध्र पितामह का टाइटल दिया गया था किसको, केडीआर को। बहुत ही सक्सेसफुल रूलर थे, विजयनगर एम्पायर इनके टाइम पीरियड में बहुत फ्लरिश किया। ठीक है, इन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी, कौन कौन सी थी, अमुक्त मालदया, अमुक्त मालदया, और दूसरी थी जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम। ये जो जामवती कल्याणम है ये थी संस्कृत में, किसमें थी ये, संस्कृत भाषा में थी। और ये अमुक्त मालदया कौन सी लैंग्वेज में थी, तो ये थी तेलुगु में। और इन्हीं के टाइम पीरियड में अष्ट दिग्गज थे, किनके टाइम पीरियड में, केडीआर, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान नहीं, अष्ट प्रधान थे वो मराठा जो रूलर थे जिनका नाम था महाराज छत्रपति शिवाजी, उनके टाइम पीरियड में। इनके टाइम पीरियड में थे अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज किसके टाइम पीरियड में थे, केडीआर के टाइम पीरियड में। बहुत ही फ्लरिश हुआ विजयनगर एम्पायर, लेकिन विजयनगर एम्पायर का जो अंत हुआ एक तरीके से, वैसे तो काफ़ी चला, 1646 तक चला एक तरीके से, लेकिन इनको एक क्रश कर दिया था। 1565 की एक वॉर हुई थी जिसे बोला जाता है राक्षसी, राक्षागी, राक्षसी या राक्षगी बोल लो, टांग टांगा टांगडागी, टांगाडी बोल लो, टांगडागी बोल लो। ये युद्ध हुआ था किसका, ये युद्ध हुआ था विजयनगर एम्पायर के बीच में और दक्कन सल्तनत। दक्कन सल्तनत में कौन कौन थी, बीजापुर था, बीजापुर था, और आपका गोलकुंडा था, गोलकोंडा, बीजापुर, और आपका अहमदनगर था, अहमदनगर, और था बिदर। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे एक ऑप्शन छोड़ा था ना कि आदिल शाही कौन से वंश में, ये जो राजवंश था वो कौन से राज्य में थी, तो वो थी विजयनगर एम्पायर में। आपको आंसर मिल गया होगा। तो विजयनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर, बेरार नहीं था। ठीक है, इनका टसल हुआ विजयनगर एम्पायर और विजयनगर ध्वस्त हो गया। और विजयनगर की साइड से कौन थे, आलिया रामा राय, कौन थे, आलिया रामा राय। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन और छोड़ा था कि जो लास्ट रूलर था विजयनगर एम्पायर का, लास्ट शासक था, वो कौन था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रंगा थर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है विजयनगर एम्पायर। ये आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दी है, बाकी इससे जुड़े आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग पियत्रा दोरा स्टोन इनले एंड डबल डोम इन इंडिया आर्किटेक्चर। अगर मैं भारतीय वास्तुकला की बात करूं तो डबल डोम इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले थे लोधी शासक। कौन, लोधी वंशज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ना कि मुगल ने। पर इसको अच्छे से यूज किया था किसने, अकबर कह रहा हूं मैं, सॉरी,
शाहजहां के टाइम पीरियड में। शाहजहां के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ। तो ये जो टेक्निक है, एक तो पियत्रा दोरा की टेक्निक और डबल टूम, मैं पियत्रा दोरा के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज भी बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे इमारतें बनी जो आज भी एक तरीके से सिंबल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ही फेमस फेमस। जैसे शाहजहां ने किस किस का निर्माण करवाया, तो सबसे पहले लिस्ट में आता है ताजमहल। और ये ताजमहल बनवाया किसके लिए था? अपनी बेगम, उनका नाम क्या था? उनका मैं रियल नाम लिख देता हूँ, अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम। आप मुझे कमेंट करें कि इनका जो बाद में नाम हुआ था वो क्या था, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। इसका काम शुरू हुआ था 1632 से में, और 1632 से लेकर 1653 तक चला था, यानी पूरे 20 साल ये काम चला। ताजमहल तो तैयार हुआ था 1653 में बन के। और जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने ही। रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किले का निर्माण करवाया था इन्होंने ही। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो काफ़ी सारी जो फेमस इमारतें हैं वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। ये रेड स्टोन से बना है, इस वजह से इसे रेड फोर्ट बोला जाता है। फोर्ट लिखा है मैंने, फोर्ट, रेड फोर्ट, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1638 में शुरू हुआ था, 48 तक चला था। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद कब? 1656 में बन के तैयार हुई थी, ठीक है। तो इन सब का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां को जाना ही उसके आर्किटेक्चर की वजह से जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी शाहजहां के बारे में। बाकी मैं पियत्रा दोरा जो ये टेक्निक है इसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो फ्लावर्स बने हैं ये कलरफुल है। ये एक पीछे पत्थर है, फिर ये जो ऊपर ये जितनी भी कार्डिंग है ना, ये पत्थर कार्व आउट किए हुए हैं, ये भी पत्थर है। ये ये जो डिजाइन बने ये भी पत्थर के बने हैं ऊपर। ये ग्रीन कलर का पत्थर है, ये अलग कलर का पत्थर है, इसी को बोला जाता है पियत्रा दोरा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी शाहजहां के बारे में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए अब। Which literary work was composed by Vijayanagar ruler KDR? कौन? कृष्ण देव राय, and is noted for his devotion to Lord Vishnu. विजयनगर के शासक के कृष्ण देव राय द्वारा रचित कौन सा साहित्यिक कार्य भगवान विष्णु की भक्ति व काव्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है? रामचरितम। रामचरितम किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था क्या केडीआर? नहीं, इसको लिखा था हमारे तुलसीदास भगवान ने। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है। और ये कंटेम्प्ररी थे अकबर के। किसके कंटेम्प्ररी थे? अकबर के। और इन्हीं के टाइम पीरियड के आसपास थी मीराबाई। और ये कृष्ण भक्ति में लीन थी। किसमें? कृष्ण भक्ति में लीन थी ये, कृष्ण भक्ति, ठीक है। और ये फेमस राजपूत घराने की बहू थी। गीत गोविंद, गीत गोविंद लिखे हैं जयदेव, जयदेव ने, ठीक है, जयदेव। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों आंसर नहीं है। मनी मेकलाई, मैंने आपको कल बताया था, इलांगो अडिगल की बुक बताई थी मैंने, सिलापड़ी करम। उसमें कोवलन, कोवलन और कनगी की कहानी थी। किसकी? कोवलन और कनगी की कहानी थी। तो इनकी बेटी थी किसकी? कोवलन की। कनगी की को कोवलन की नहीं, कोवलन का अफेयर था माधवी के साथ। किसके साथ था? माधवी। और कोवलन और माधवी की एक बेटी हुई जिनका नाम था मनी मेकलाई, मनी मेकलाई। तो एक पुस्तक लिखी गई थी मनी मेकलाई, वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी सीतालाई, सीतालाई सतनार ने, सीतालाई सतनार ने। तो ये भी नहीं है कृष्ण देव राय की, तो ये भी आंसर नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमुक्त मालदया, जो कि किस में है? ये तेलुगु में लिखी गई है। इसके साथ साथ कौन सी लिखी थी? जामवती कल्याणम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा सा आप थक गए होंगे, पानी वानी पी लीजिए। आज थोड़ा सा हम तेजी में चल रहे हैं क्योंकि हमको ये वीडियो जल्दी खत्म करनी है। और देखो क्या है ना कि बीच में जोक्स क्रैक करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे लगता है कि यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है वो मेरे जोक्स के लिए नहीं देख रहा है, वो देख रहा है किसके लिए, कि उसको अच्छा कंटेंट मिले, उसको अच्छी इंफॉर्मेशंस मिले। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरी शायद बोरिंग लग सकती है थोड़ी सी, पर ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता चलता हूँ और कनेक्ट करता चलता हूँ, तो होपफुली आपको बोरिंग तो नहीं लगेगी। पर हाँ, ये है कि थोड़ा वीडियो पढ़ाई से ज़्यादा रिलेटेड रहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर डिफीटिंग द मुगल एम्परर डैश डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर एंड फाउंडेड द सेकंड अफगान एम्पायर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसको होमवर्क में आप कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच मुगल एम्परर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। ये भी मैं बता चुका हूँ, तो इसको भी होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ तो बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है ना। बस आप मुझे एक चीज और बता देना, बाबर के द्वारा क्या इंपॉर्टेंट बनाया गया, इसका आंसर कर देना। अकबर के द्वारा बता देना, शाहजहां के द्वारा बता देना, और औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा तो एक ही चीज बहुत फेमस है जो बनाई थी इसने, मस्जिद ही बनाई थी, उसका नाम बता देना। फकीरी वाला जीवन जिया था और बहुत कट्टर था ये। पर बहुत सारे हिंदू जो मैं कह सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में इसने रिक्रूट किए हुए थे, और इसी के टाइम पीरियड में मुगल्स अपने जेनिथ मतलब अपने चरम पर था। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद डिक्लाइन कर गया मुगल एम्पायर। वैसे तो चला वो 1757 तक, 1757 की क्रांति के बाद जब बहादुर शाह जफर को डिपोर्ट कर दिया रंगून, उसके बाद एक तरीके से खत्म हो गया एम्पायर, मुगल एम्पायर, क्योंकि फिर तो नहीं रहा ना वो लास्ट रूलर अगर कहें। वैसे तो बिठाना चाहती थी जो मैं एक तरीके से थोड़ा सा ये अलग इन्फॉर्मेशन हो गई फिर भी दे देता हूँ। एक तरीके से कहा जाए जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। इनको कहा जाता है कि ये एबल नहीं थे, एक तो बहुत बूढ़े थे और इनमें वो शक्ति नहीं थी कि वो किसी भी वॉर को लीड कर पाए। इसीलिए दिल्ली की वॉर को लीड कर रहा था वक्त खान। ठीक है, बस नाम ही था कि मुगल झंडे के नीचे हम लड़ रहे हैं। ठीक है, इनकी बीवी थी जिनका नाम था जीनत महल, और इनके अंदर बहुत कुशल, एक तरीके से कहें पॉलिटिकल, राजनीतिक या जितने भी विषय होते हैं उन पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये अगर इनकी चलती और सही टेक्निक्स यूज होती तो ये अपने बेटे को राजकुमार बना देती, पर वो नहीं हो पाया। बाद में ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनके बेटों को मार दिया, इनको डिपोर्ट कर दिया रंगून, और आगे मुगल वंश फ्लरिश ही नहीं कर पाया वापस से और खत्म हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23वें क्वेश्चन में बात की गई है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान कंक्लूडेड इन विच ईयर। इनका टाइम पीरियड रहा 1175 से लेकर 1192 तक। इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड। और ये कौन से वंश से थे? तो ये चौहान वंश से थे। चौहान वंश, या कह लो चाह मनाज वंश से थे ये। इन्हें अग्निवंशी भी कहा जाता है, कई जगह इन्हें सूर्यवंशी भी कहा गया है। मैं भी चौहानी हूँ। ठीक है, और इनको एक और नाम से भी जाना गया है, वो कौन सा नाम है? राय पिथौरा। क्या नाम है? राय पिथौरा। और ये कहाँ फ्लरिश की है? राजस्थान वाले रीजन में, और ये अजमेर में थे। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने अजमेर से दिल्ली पर शासन शुरू किया। इनकी टसल रही मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी पहला मुस्लिम रूलर था जिसने रूल करने की चाह से भारत की तरफ कदम बढ़ाए थे। तो कई सारी देखो कई बुक्स हैं, जो कुछ बुक्स हैं जहाँ पर लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी जीता, कुछ बुक्स कहती है कि मोहम्मद गौरी को मार दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। उनमें से एक का मैं नाम ले देता हूँ। चांद बरदाई की एक बुक थी, चांद बरदाई की एक किताब थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। देखो टाइम नहीं है इस वजह से मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, पर मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा सा आप मैं कह सकता हूँ एडजस्ट कर लेना। तो ये जो चंदर वदाई है, इसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध हुए थे 1191 में। इसमें तो देखो सारे जितने भी स्कॉलर हैं वो मानते हैं कि पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें
मोहम्मद गौरी हारा था। लेकिन कई सारे स्कॉलर्स जिन्हें मानते भी हैं, बहुत सारे उन्हीं की बुकों को मानते हैं कि जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें डिफीट हुई थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। और बाद में ऐसा माना जाता है कि इनका बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु बहुत बाद में हुई थी, जब उन्होंने ऐबक को गद्दी पे बिठा दिया था। ठीक है, लौटते में मृत्यु हुई थी। पर कुछ लोग मानते हैं कि इनको मारा था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। एक इनकी पुस्तक में एक लाइन है बहुत फेमस है, वो लाइन ऐसी है कुछ, 4 कोस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए था, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इनको विद्या थी, जिसे कहते हैं मतलब कि आंख बंद करके ये कहीं पर भी एम लगाकर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मार सकते थे। शब्द भेदी बाण विद्या कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शब्द भेदी बाण विद्या। ऐसा माना जाता है कि इनके पास ये विद्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर है 1192। इसमें इनका जो राज्य था पृथ्वीराज चौहान का कंक्लूड हो गया था, समाप्त हो गया था। चौहान वंश के फाउंडर की बात करूं तो चौहान वंश के फाउंडर थे, उनका नाम है वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण नहीं, वासुदेव, वो अलग वासुदेव है। ठीक है, तो ये था चौहान के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। एकदम करेक्ट है। जो दिल्ली राजवंश है, सबसे पहले कौन आए थे? स्लेव डायनेस्टी आई। ठीक है, इन्होंने 1210 से लेकर 1296 तक शासन किया। ठीक है, स्लावा लिखा है मैंने, स्लेव। ठीक है, इसके बाद आए खिलजीज आए। खिलजीज ने कब से कब तक किया? 1296 से लेकर 1320 तक शासन किया। इसके बाद तुगलक्स आए। तुगलक्स ने कब तक? 1320 से लेकर 1414 तक किया। और इसके बाद इसके बाद वैसे सैयद भी आए, लास्ट नहीं थे, सैयद आए, थोड़ा कम टाइम पीरियड था इनका। सैयद ये थे 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट थे रोलोदी वंश, ये 1451 से लेकर 1526 तक इनका रूल रहा। तो स्लेव वंश के जो पहले जो सुल्तान माने जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। इनके बाद इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज रहे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनको हराकर मतलब पब्लिक डिमांड पर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान को फिर नोबल्स जो होते थे उन्होंने मरवा दिया। इल्तुतमिश ने जो चहलगानी सिस्टम बनाया था ना, 40 नोबल का ग्रुप, जो पूरा जो प्रशासन है उसको देख रेख करता था, वही इनकी मौत का कारण भी बना। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की मृत्यु हुई 1240 में। फिर इसके बाद मतलब बहुत ही वीक वीक रूलर आए। फिर एक आया नसरुद्दीन महमूद, ये बहुत ही लीनियंट था, लेकिन इसका जो ससुर था जिसका नाम था बलबन, उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई। इसने सिजदा पैबोस शुरू किया। ठीक है, और इसने नवरोज शुरू किया था। इसकी मृत्यु के बाद कैकुबाद बैठा, लेकिन उसके बाद जो है स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, क्योंकि खिलजीज के जलालुद्दीन खिलजी ने किसको मारकर, कैकुबाद को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। फिर इसका जो फेमस रूलर हुआ वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक मूवी है, रणवीर सिंह ने अहम रोल निभाया उसमें। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका शासनकाल 1296 से लेकर इसका 1316 तक चला। ये जो शासन था ये 1290 तक था। 1296 मैंने उसका लिख दिया है। 1296 से अलाउद्दीन खिलजी का 1316 तक चला था। ठीक है, राज सबसे ज्यादा इसी ने ही राज किया था। बाकी बहुत ही अपने आप को अलेक्जेंडर कहता था इसके टाइम पे। एक 1000 दिनारी, मतलब 1000 दिनार में इसने एक मलिक कफूर है उसको खरीदा था, उसने साउथ एक्सपीडिशन किए थे। इनके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर नहीं हुए। फिर तुगलक्स आ गए, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक का हो या गाजी मलिक, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा दूँ, है ना। तो कम बोलकर ज़्यादा समझिए, स्टोरी के रूप में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। गाजी मलिक आया, गाजी मलिक ने 5 साल शासन किया। फिर 1325 में अगला शासन आया मोहम्मद बिन तुगलक। इसको फुलिश वाइस फुलिश कहते थे, बहुत नॉलेज थी पर इसकी नॉलेज कहीं यूज नहीं हुई। इसने जितने भी फैसले लिए गलत लिए, जैसे दोआब रीजन में टैक्सेशन लगा दिया, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी,
इसका कराचिल का एक्सपीडिशन नहीं काम आया, और इसने ही इरिगेशन के लिए भी जैसे एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी मृत्यु के बाद ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी, विद्रोह फैल गया था। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया, इसने फिरोजाबाद बसाया। इसके टाइम पे बहुत सारे स्लेव थे, उसके लिए इसने दीवाने बंदगान बनाया था। दीवाने को ही वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई अहम रूलर नहीं हुआ, फिर सैयद वंश आया, इसका फाउंडर था खिलजी खान। लोधी वंश आया, फिर लोधी वंश का जो शासक था जिसने फाउंड किया उसका नाम था बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी हुआ, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी हुआ। इब्राहिम लोधी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक ही चीज इब्राहिम लोधी के लिए फेमस है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, और बहुत पोइट था, ये कवि था, और बहुत सारी कविताएं लिखता था, गुलरुखी, ठीक है। और पेन नेम था इसका सिकंदर लोधी का। इसने मेजरमेंट यूनिट भी सिकंदर एक गज की खोज की थी, ठीक है। और ये अफगान्स थे, ये लास्ट वंश हुआ, इसके बाद मुगल शुरू हो गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समराइज कर दी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत बिगेन द रूल ऑफ बलबन और रूल ऑफ खिलजी। खिलजीज नहीं था, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैच ईच रूलर इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्ट रेन पीरियड इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए शासकों को स्तंभ बी में उनके शासन से मिलाइए। मैंने आपको शासन जो टाइम पीरियड है बता दिया, आप थोड़ा सा अब उससे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अच्छा वो जो टाइम पीरियड है, मैंने एक और गलती की है शायद, ये जो टाइम पीरियड है 1506 से 1206 से है। ये थोड़ा सा उस वजह से मेरे को याद रहता है ना, कि एक सही एक तरीके से दिल्ली सल्तनत 1206 के साथ शुरू हुई थी, पर ये 1210 से, इस वजह से याद रहता है, क्योंकि ये अपने आप को राजा नहीं मानता था, ये स्लेव ही मानता था। तो कभी कभी ये दिमाग में रह जाता है कि सही तरीके से जो वंश स्थापित हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हुआ था 1210 में, क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए, या कहें पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसका शासनकाल कितने टाइम का रहा? मात्र 4 साल का, 1206 से लेकर 1210। तो कुतुबुद्दीन ए, ये किससे कनेक्ट होगा? टू से। ए टू कहां पर है? एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया, ज्यादा देखना ही नहीं पड़ा। देखो, इसलिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन पता है तो भी आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान की बात करें, इनका टाइम पीरियड मैंने बता दिया 1175 से लेकर 1192 तक, तो B1 ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बता दिया 1296 से लेकर 1316, तो ये भी सही है। C3 हो गया। मोहम्मद तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1224 से लेकर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, कई जगह लिखा है 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। फिर भी चलो ऑप्शन मैच के हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन था, सबसे बाद में कौन था? दिल्ली सल्तनत में निम्न शासकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कौन आया होगा? इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश के बाद कौन आई थी? रजिया सुल्तान आई थी। ये 1300 लिख रहा हूँ, 1236 से लेकर 1240, मात्र 4 साल शासन किया। और उसके बाद आया था बलबन, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 4 और 1 2, 3 4 1 2, पहला ही ऑप्शन। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तीसरा, ये तो पता है कि कुतुबुद्दीन फाउंडर था, तो थर्ड होगा सबसे पहले, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते। उसके बाद और जो सबसे लास्ट था फेमस रूलर, वो बलबन था, तो दो लास्ट में आना था, तो ऐसे करके भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। पर आपको ये तो बहुत ही इजी था, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह गया है। ये कह रहा है कि बैटल ऑफ पानीपत
जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, किसी वर्ष में लड़ी गई थी? बहुत ही इजी है, 1526 में। कब? 1526 में। अब इस बैटल में आप देख सकते हो ये इतनी डिसाइसिव बैटल क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि इसमें तुगलुमा तुगलुमा स्ट्रेटेजी लगाई गई। अब ये तुगलुमा स्ट्रेटेजी होती क्या है? जैसे एक बड़ी सेना है यहाँ, ठीक है, एक छोटी सेना, अब इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया था। एक इधर से जाएगी लेफ्ट से, एक जाएगी राइट से, और एक सेंटर से अटैक करेगी। अब ये क्या है, किनारे 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 जाके घेर लेती थी इसे, ठीक है, और यहां से मारना शुरू कर देते थे, ये इधर से मारना शुरू कर देते थे, और ये ऐसे करते 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 बीच में ले आते थे जितना भी बड़े राज्य है। और यहाँ पर इन्हें तोप के आगे इन्होंने काट लगा दी, बुलकाट होती है, उनको बोला जाता था, अरबा बोला जाता था। वो किस लिए? इन्होंने पहली बार आर्टिलरी तोप का इस्तेमाल किया था। भारत में पहली बार गन पाउडर यही लेकर आए थे, और इसकी वजह से ही तोप यहाँ से मार रही है और यहाँ से मार रही है, ठीक है। तो इन्होंने राजा, ये देख रहे हो, हाथी पे इतनी विशाल सेना थी इब्राहिम लोदी की, फिर भी इसे घेर के मार दिया, ठीक है। किस वजह से? एक ये तुगलुमा स्ट्रेटेजी की वजह से, और ये आर्टिलरी गन पाउडर इस्तेमाल किया था इसकी वजह से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट वॉर रही थी मुगल्स के लिए, जिसके बाद मुगल वंश स्थापित हुए थे भारत में। आखिरी क्वेश्चन है आज की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 28। मैच द डायनेस्टी इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए वंशों को स्तंभ बी में उनके संस्थापकों से मिलाइए। तो ए, तोमर। तोमर किससे? तोमर का फाउंडर थे अनंगपाल तोमर। ए टू कहां पर है? ए के ऑप्शन नहीं देखना हमको, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। अब इसका आंसर आप खुद कर दीजिएगा बाकी का, क्योंकि मैंने बाकी जितनी डायनेस्टी मुझे यहाँ दिख रही है ऑलरेडी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपकी वीडियो होती है समाप्त। अब ली मैंने चैन की सांस। अब जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं जो यहाँ तक जुड़े हैं, उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोल देता हूँ, दिल से आपका धन्यवाद। और ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों निश्चिंत हो जाइए? क्योंकि देखो आपका एक रिवीजन तो हो ही गया है। इस रिवीजन के साथ साथ आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं जो अभी रिसेंट एडिक्विटी ने पूछे थे। तो एक तरीके से आपने नए पैटर्न का रिवीजन कर लिया है, जो नया पैटर्न है उसका रिवीजन कर लिया है। अब आपसे मैं क्या चाहता हूं? आपसे मैं चाहता हूं लाइक, आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो व्यूज़ बढ़े और थोड़ा सा पहचान बढ़े, क्योंकि ये वीडियोस हैं फ्री। हाइप भी कर दीजिएगा। देखो इससे क्या होता है कि आप अगर ये सब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन आएगा, और मुझे मोटिवेशन प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं अगली और वीडियो लेकर आऊँगा अच्छी अच्छी आपके लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए रामबाण साबित होगी। डेफिनेटली क्या साबित होंगी ये? रामबाण। क्योंकि क्या होता है ना, देखो क्वेश्चन बैंक जो होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई नया ही क्वेश्चन बना लेंगे। ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, इनका एक प्रोसीजर ही है। और वो जो क्वेश्चन बैंक होता है उसी से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप देख लेना, बाकी इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप बार बार मत देखना, मैं भी नहीं कहता, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार वीडियो देखें। अगर आपको लगता है फिर भी देखना है तो 2x पे लगा के दोबारा आप देख सकते हैं, पर बार बार ना देखकर आप टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उस पीडीएफ को आप बार बार पढ़कर इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो होती है समाप्त। जाइए, पानी वानी पीजिए, खाना वाना खाइए और अपनी पढ़ाई में लगिए। बाकी दिल से धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक देखी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।